हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मलेशियन हाइस्ट थ्रिलर मूवी जिसका नाम है द एक्सपर्ट। मूवी की स्टार्टिंग सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज दिखाते हुए होती है। फुटेज से पता चलता है कि 5 लोग सिक्योरिटी फैसिलिटी देखना चाहते थे, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड्स उनकी पहचान और आइडेंटिटी स्कैन करके उन्हें फैसिलिटी के अंदर ले चलती हैं। लेकिन स्टोरेज फैसिलिटी के अंदर पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे कोई गड़बड़ हो रही है। दरअसल ये लोग उन सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर बेहोश कर रहे थे ताकि यहाँ चोरी कर सके। ये सब करना इतना आसान इसलिए था क्योंकि इस कमरे में मॉनिटर करने वाले दोनों सुपरवाइजर्स बहुत लापरवाह थे। इधर 5 में से 3 चोर मॉनिटर रूम की ही तरफ आकर वहाँ की बेल रिंग करते हैं। तब बेल की आवाज सुनकर कमरे का पहला सुपरवाइजर दरवाजा खोलने जाता है और दरवाजे के खुलते ही इनमें से 2 चोर जबरदस्ती अंदर घुसकर इन दोनों सुपरवाइजर्स को बेहोश कर देती हैं। यहाँ इन चोरों का तीसरा साथी मैक्स जो इनके साथ आया था वो कभी आईटी स्टूडेंट हुआ करता था और इसलिए मैक्स इस फैसिलिटी के सभी सीसीटीवी कैमरा को आसानी से हैक कर लेता है। मैक्स के 2 पार्टनर्स अभी भी फैसिलिटी के अंदर थे। इनमें से इनके एक पार्टनर का नाम था कैरोल। कैरोल फैसिलिटी के अंदर रखा हुआ लॉकर खोलने की कोशिश कर रहा था। कैरोल के अंदर बचपन से ही किसी भी तिजोरी को खोलने का हुनर है और कैरोल ही इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी है। यहाँ जब कैरोल सेफ खोलने की कोशिश कर रहा होता है तभी कहीं से एक नया सिक्योरिटी गार्ड आकर अपने बेहोश साथी को जमीन में गिरा देख लेता है। इसे देख गार्ड जैसे ही इसकी खबर करने की कोशिश करता है वैसे ही वहाँ एमा आकर उसे रोक लेती है। एमा कैरोल की टीम की तीसरी मेंबर थी और वो सुंदर होने के साथ साथ मार्शल आर्ट में भी एक्सपर्ट थी। इधर एमा के शोर के कारण कैरोल अपना ध्यान ठीक से नहीं लगा पा रहा था तो इस पर एमा माफी मांगती है और अब कैरोल अपना पूरा फोकस लगाकर उस सेफ को खोल देता है। सेफ के अंदर एक बहुत बड़ा बॉक्स था जिसमें गोल्ड के ब्रिक्स थे। इतने सारे गोल्ड्स को एक साथ देखकर ये पांचों बहुत खुश होते हैं। असल में ये पांचों एक ही परिवार के सिबलिंग्स हैं और इनका सबसे बड़ा भाई है जॉन। जॉन के बड़े होने की वजह से बाकी सभी उसकी सारी कमांड्स फॉलो करती हैं। आगे हमें न्यूज से पता चलता है कि उन 5 सिबलिंग्स ने जो रॉबरी की थी वो पूरे मलेशिया की आज तक की सबसे बड़ी रॉबरी थी और पुलिस आइडेंटिटी पता होने के बाद भी इन 5 का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं ढूंढ पाई है। यानी उन 5 ने अपनी नकली आइडेंटिटी दिखाकर स्टोरेज फैसिलिटी में एंटर किया था। अब मूवी सीधा 10 साल आगे शिफ्ट होती है और हमें पता चलता है कि कैरोल पिछले 10 सालों से जेल में ही अपनी सजा काट रहा था और आज जाकर उसकी सजा पूरी हुई है। अब कैरोल को किस बात की सजा हुई थी ये हमें मूवी में आगे पता लगेगा। खैर कैरोल के जेल से छूटती ही उसे लेने वहाँ उसकी बहन एमा आती है। एमा से मिलने के बाद कैरोल वापस घर जाकर अपने बाकी भाइयों से भी मिलता है और यहाँ कैरोल को बातों ही बातों में पता चलता है कि इन पिछले 10 सालों में उसके चारों सिबलिंग्स की जिंदगी काफी बदल गई है। यहाँ कैरोल का सेकंड बिग ब्रदर आमिर एक डांस टीचर है। आमिर ने रिसेंटली टिकटॉक पर अपनी एक वीडियो भी अपलोड की थी। इस वीडियो में डांस करते वक्त आमिर के पैर बार बार लेडी के पैरों से टकरा रहे थे और आमिर ने डांस करते करते उस लेडी की कमर ही तोड़ डाली थी। इस वीडियो को देखकर मैक्स आमिर का बहुत मजाक उड़ाता है। तब आमिर कहता है कम से कम मेरे पास काम तो है, मैं तुम्हारी तरह बेरोजगार तो नहीं हूँ। इधर दिखाते हैं कि मैक्स एक फ्रीलांस आईटी मैनेजर है लेकिन उसके पास कोई काम नहीं। मैक्स को उसके ऑफिस में कॉल भी आती हैं तो रॉन्ग नंबर के कारण और इसलिए मैक्स सारे दिन अपने ऑफिस में बोर बैठा रहता है। वहीं एमा फिल्मों में काम करने वाली एक जूनियर आर्टिस्ट थी लेकिन वो कई बार डायरेक्टर के लाख बताने पर भी ऐसी गलतियां कर देती थी जिससे सेट में लाखों का नुकसान हो जाता था और बस इसी रीजन की वजह से एमा को फिल्मों में कोई काम नहीं देता। ये तीनों अपनी अपनी कहानी सुनाने के बाद कैरोल से पूछती हैं कि उसने इन 10 सालों तक जेल में क्या किया। कैरोल कहता है मैंने इन 10 सालों में एक इनसाइडर से कांटेक्ट बनाया और उससे मुझे पता लगा कि इसी शहर में एक लोकेशन है जहां पर 3 लाख मलेशियन डॉलर्स का सामान हाइड करके रखा हुआ है। अगर हम सभी चाहें तो उसे अभी जाकर चुरा सकती हैं। लेकिन ये तीनों कैरोल की बात का कोई जवाब नहीं देते क्योंकि इधर इनके सारे फैसले इनका सबसे बड़ा भाई जॉन डिसाइड करता था। जॉन को जब ये बात पता चलती है तो वो कहता है हम लोग बड़ी मुश्किल से इन सब चीजों से बाहर निकले हैं और अब तुम चाहती हो कि हम वापस गलत काम करें ताकि हमें तुम्हारी तरह जेल हो जाए। जॉन की इस बात को सुन कैरोल को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से उठकर अकेले ही उस जगह पहुँचता है जहाँ का लोकेशन उसे उसके कॉन्टेक्ट वाले आदमी ने उसे बताया था। इधर कैरोल छिपकर
देखता है तो दो आदमी किसी बॉक्स को ढककर वहाँ से निकल रहे थे। कैरोल को लगता है कि इसी बॉक्स के अंदर वो सामान होगा जिसे वो ढूंढ रहा है, इसलिए कैरोल बॉक्स के ऊपर का कपड़ा हटाकर जैसे ही बॉक्स खोलने बढ़ता है वैसे ही कोई आदमी कैरोल पर पीछे से हमला कर देता है और इसी के साथ मूवी कैरोल के बड़े भाई जॉन पर शिफ्ट होती है। जॉन को अचानक से एक खतरनाक माफिया डेविड का कॉल आता है। असल में कैरोल डेविड के ही गिरफ्त में था। इस कॉल के जस्ट बाद जॉन डेविड के बताए एरिया में पहुंचता है और उसे देखने मिलता है कि डेविड उसके भाई कैरोल को बांधकर उस पे गोल्फ स्टिक से हमला कर रहा था। इसे देख जॉन जल्दी से डेविड के पास जाकर उससे कहता है, तुम्हारा बताया हुआ सामान मेरी गाड़ी में है, अब मेरे भाई को छोड़ दो। तब डेविड के आदमी जॉन की गाड़ी से एक बड़ा सा बॉक्स निकालती हैं और इस बॉक्स के अंदर वही गोल्ड बार्स होती हैं जो इन्होंने 10 साल पहले चोरी किए थे। दरअसल इस गोल्ड बार को इन्होंने माफिया डेविड के ही कहने पर चोरी किया था, लेकिन बाद में इन्होंने गोल्ड बार का एक भी हिस्सा डेविड को नहीं दिया और अपनी आइडेंटिटी बदलकर जीने लगे। लेकिन कैरोल जेल जाने की वजह से अपनी पहचान नहीं छिपा सका और इसलिए डेविड आज कैरोल के जरिए उसके भाई से कांटेक्ट कर पाया है। डेविड कहता है, मुझे इन गोल्ड बार्स का कोई लालच नहीं, मैं इन गोल्ड बार्स को अपने पास एज अ डिपॉजिट रखूंगा और ये गोल्ड बार्स तुम्हें वापस मिल जाएंगे मेरा एक काम करने के बाद। इसे सुन जॉन समझ नहीं पाता कि डेविड किस बारे में बात कर रहा है। तब डेविड कहता है, तुम्हें मेरे लिए एक आखिरी चोरी करनी पड़ेगी। जॉन कहता है, सॉरी, लेकिन अब मैंने चोरी चकारी करना बंद कर दिया है। डेविड कहता है, एक बार फिर सोच लो, अगर तुमने मुझे मना किया तो मैं तुम्हारे सभी सिबलिंग्स को यूं इस तरह एक साथ बॉम्ब से उड़ाकर मार डालूंगा। तो डेविड की इस धमकी को सुन जॉन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय उसका बताया काम करने के। आगे जॉन अपने चारों सिबलिंग्स से मिलकर उनके साथ ये पूरा मैटर डिस्कस करता है और फिर बताता है कि इस शहर में रहमान मुस्तफा नाम का एक रईस आदमी रहा करता था। मुस्तफा बाहर से दिखाने के लिए एक होटल चलाता था, लेकिन असल में वो एक बहुत बड़ी अंडरवर्ल्ड माफिया टीम का लीडर था। खैर, मुस्तफा तो अब मर चुका है और इसलिए अब मुस्तफा का होटल और अंडरवर्ल्ड से जुड़े सारे काम उसका बेटा बशीर रहमान संभालता है। बशीर कुछ दिनों बाद मुस्तफा की बेशकीमती अंगूठी भी इनहेरिट करवा लेगा और हमारा काम बस इतना सा है कि हमें मुस्तफा की वही अंगूठी बशीर के हाथ लगने से पहले चुरानी होगी। एमा कहती है, यानी हम इतना सारा रिस्क सिर्फ एक अंगूठी चुराने के लिए लेंगे? जॉन कहता है, इसे कोई मामूली अंगूठी मत समझना, इसे चुराना ठीक वैसा ही है जैसे किसी राजा के सिर से उसका ताज हासिल करना। खैर, बशीर के अलावा दो और ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हमें जान लेना चाहिए। पहली है बशीर की वाइफ मिरांडा रहमान, ये बशीर के सारे काले धंधों को सफेद दिखाने का काम करती है। दूसरा है बशीर का अंकल जाफिर मुस्तफा, इसने कई सालों तक बशीर के फादर के साथ काम किया है। अब जान लेते हैं कि जो अंगूठी हमें चोरी करनी है वो रखी किधर है। तो उस अंगूठी को पूरी हिफाजत के साथ पैलेस होटल के वॉल्ट में रखा गया है। उस वॉल्ट तक सिर्फ एक ही लिफ्ट जाती है और उस लिफ्ट को बस मिरांडा ही इस्तेमाल कर सकती है। उस लिफ्ट में अगर एक भी आदमी एंटर करता है तब उसी वक्त लिफ्ट के प्रेशर सेंसर बज उठती हैं। तब उस सेंसर को बंद करने के लिए उस पर 5 सेकंड के अंदर ही अंदर डाटा की डालनी होती है। सिर्फ उसी की से सेंसर बंद होगा और लिफ्ट नीचे जाना शुरू होगी। नीचे लिफ्ट सीधा उसी फ्लोर में रुकेगी जहां वॉल्ट रखा हुआ है, लेकिन वॉल्ट से पहले हमें वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड से भी भिड़ना होगा। अगर हम किसी तरह उन गार्ड से भी बच निकले तो इसके बाद वॉल्ट एक्सेस करने के लिए मिरांडा के फिंगरप्रिंट्स लगेंगे और इतना सब करने के बाद ही हम वॉल्ट के अंदर रखी अंगूठी को चोरी कर पाएंगे। तो वॉल्ट की इस हाईटेक सिक्योरिटी के बारे में सुनकर जॉन के सभी टीम मेंबर्स के होश उड़ जाती हैं। इधर एमा कहती है, हम सभी इतनी बार चोरी करने में नाकामयाब हुए हैं, क्या आपको लगता है कि हम इतनी सेफ्टी से रखी हुई अंगूठी की रॉबरी कर पाएंगे? जॉन कहता है, हाँ बेशक, क्योंकि हम रॉबरी करने में सिर्फ तभी फेल हुए हैं जब हमने अलग अलग होकर रॉबरी की है, लेकिन जब भी हम लोगों ने साथ में मिलकर काम किया है तब हम तक कोई नहीं पहुंच पाया। तो जॉन की इस बात को सुनकर सभी इस रॉबरी के लिए मान जाती हैं। अगली सुबह ये लोग रॉबरी की रिहर्सल करने के लिए एक बड़ी सी बिल्डिंग को अपना बेस बनाती हैं। इस बिल्डिंग को कुछ सालों पहले ही बंद कर दिया गया था। यहाँ कैरोल एक पार्सल बॉक्स को डिजाइन करता है। इस पार्सल बॉक्स के अंदर कैरोल ने एक छोटा सा माइक्रोफोन फिट कर दिया। वहीं इस दौरान कैरोल की टीम वॉल्ट की तरह ही एक हाईटेक लॉकर बनाने में लगी हुई थी।
अब कैरोल उस पार्सल बॉक्स में अच्छे से स्टैम्प वगैरह फिट करके उसे बशीर के होटल में डिलीवर करने एक डिलीवरी बॉय के भेष में जाता है। इधर वैसे भी बशीर के नाम से कई पार्सल भेजे गए थे, जिस कारण कोई इस पर्टिकुलर पार्सल पर ध्यान नहीं देता और कैरोल इसे रखवा कर वहाँ से चला जाता है। उस पार्सल में फिटेड माइक्रोफोन की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा थी कि उसमें होटल की छोटी सी छोटी हलचल भी सुनाई देती थी। अब इनकी टीम को मिरांडा के डेली शेड्यूल के बारे में पता करना था ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स को हथिया सके। इसके लिए आमिर अपना भेष बदलकर मिरांडा से टकराने के बहाने उसकी शेड्यूल डायरी चुरा लेता है और उसके शेड्यूल की फोटो खींचकर मैक्स को फॉरवर्ड करता है। नेक्स्ट इन्हें डेटा की भी चोरी करनी थी। डेटा की एक डुप्लीकेट चाबी मिरांडा के मैनेजर फार्गो के पास हमेशा रहती थी। इसे चोरी करने के लिए कैरोल फार्गो के ऑफिस के बाहर स्वीपर की नौकरी ज्वाइन करता है और यहाँ जैसे ही फार्गो रोज की तरह सुबह सुबह अपने ऑफिस में आकर चाबी टेबल पर रखता है, उसी वक्त सारे इमरजेंसी अलार्म एक साथ बज उठते हैं। इन अलार्म्स को कैरोल के भाई जॉन ने जानबूझकर एक्टिव किया था। अलार्म की आवाज सुन जैसे ही फार्गो अपने ऑफिस से बाहर आकर सुपरवाइजर को चेक करने भेजता है, वैसे ही कैरोल चुपके से फार्गो के ऑफिस में जाकर अपने फोन से उस डाटा की का सारा डाटा एक्सेस करके उसको डाउनलोड कर लेता है ताकि बाद में इस डेटा की डुप्लीकेट बनाई जा सके। इतना करने के बाद कैरोल फार्गो के ड्रॉर में रखे कई सारे वीआईपी कार्ड में से एक कार्ड को छिपाकर अपने पास रख लेता है। इस दौरान फार्गो का पूरा ध्यान इमरजेंसी अलार्म को बंद कराने में था। अब इतना सब करने के बाद कैरोल फार्गो के ऑफिस से बाहर निकलता है और फार्गो को कुछ पता भी नहीं चलता कि उसके ऑफिस में कोई आया भी था या नहीं। आगे का काम मैक्स का था। मैक्स ने चुराए हुए वीआईपी कार्ड को दिखाकर सर्विलेंस रूम में एंटर किया और वहां के सर्वर से होटल में लगे 500 सीसीटीवी कैमरा को एक साथ हैक कर लिया। अब इन्हें इनका सबसे मुश्किल काम करना था और वो काम था सेफ के सही कॉम्बिनेशन कोड का पता करना। अब क्योंकि मिरांडा दिन में कई बार उस सेफ को खोलती थी, जिससे सेफ को खोलते वक्त जो वाइब्रेशन साउंड निकलता था वो इनके फिट किए हुए माइक्रोफोन से गुजरकर सीधा इन तक एक फ्रीक्वेंसी के रूप में रिसीव होता था। कैरोल इसी फ्रीक्वेंसी को समझकर उन्हीं के बनाए एक एडवांस लॉकर को खोलने की कोशिश करता है। ये लॉकर भी एग्जैक्ट उसी फ्रीक्वेंसी वाले कॉम्बिनेशन कोड को डालने से ही खुलेगी। यहाँ कैरोल बहुत कोशिश करता है उस कॉम्बिनेशन को डालने की, लेकिन ये कॉम्बिनेशन इतना टफ था कि कैरोल इसमें बार बार फेल हो जाता है। तब जॉन कैरोल से कहता है कि अभी उसे कुछ आराम करना चाहिए क्योंकि फ्रेश माइंड से सोचने पर ही वो कॉम्बिनेशन कोड निकाल पाएगा। तो इसके बाद कैरोल आराम करने चला जाता है और इस दौरान कैरोल को उसी दिन की याद आती है जब उसके फादर उसे दिखाने के लिए नकली घड़ियों का सेट लाए थे। असल में कैरोल के फादर मिस्टर फैंग के पास कोई ढंग का काम नहीं था और वह नकली माल सप्लाई करने जैसा इलीगल काम करते थे। फैंग का मानना था कि असली क्वालिटी वाला सामान सिर्फ अमीर और रईस लोग खरीद सकते हैं, लेकिन नकली सामान गरीब लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा कहकर फैंग उनमें से एक नकली वाली घड़ी कैरोल को गिफ्ट करता है, जिससे कैरोल को बहुत खुशी होती है। कैरोल की उसके फादर फांग के साथ काफी बनती थी, लेकिन वहीं फांग का बड़ा बेटा जॉन फांग से हमेशा खफा रहता था और उनसे बोलता था कि वह कोई ढंग का काम कर कर ढेर सारे पैसे कमाए ताकि उनका गुजारा ठीक से हो सके। अब मूवी वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। इधर मिरांडा के ऑफिस में एक चाइनीज शेफ का असिस्टेंट और 2 बटलर्स साथ में होते हैं। दरअसल ये दोनों बटलर्स एमा और आमिर थे। इधर मिरांडा चाइनीज शेफ की डिश टेस्ट करने से पहले चाय का कप उठाकर उसमें से चाय पीती है। बस इस एक कप के हाथ लगने से ये लोग मिरांडा का फिंगरप्रिंट निकाल सकते थे, इसलिए एमा मिरांडा को चाइनीज डिश सर्व करते वक्त जानबूझकर बर्तन डिश में गिरा देती है और माफी मांगते वक्त पूरा टेबल ही खराब कर डालती है। इसे देख कुक रोने लगता है क्योंकि उसने इस डिश को तैयार करने में पूरे 12 घंटे बर्बाद किए थे। वहीं मिरांडा गुस्से से कहती है 10 मिनट में मेरा टेबल साफ होना चाहिए वरना तुम्हारा पूरा करियर साफ हो जाएगा। ऐसी धमकी देकर मिरांडा अपनी असिस्टेंट के साथ वहां से चली जाती है और अब ये दोनों टेबल साफ करने के बहाने मिरांडा का झूठा कप फिंगरप्रिंट निकालने के लिए अपने पास रख लेती हैं। वहीं एमा असिस्टेंट के लैपटॉप में छेड़छाड़ करके कल रात पार्टी में आने वाले वीआईपी गेस्ट की लिस्ट में जॉन का नाम ऐड कर देती है। उसी रात कैरोल फिर से फ्रीक्वेंसी की बारीकी को समझकर लॉकर खोलने की कोशिश करता है और आज सिर्फ कुछ अटेम्प्ट्स में ही वो लॉकर को खोलने में कामयाब हो जाता है। इसे देख कैरोल की पूरी टीम बहुत खुश होती है। अब ये सभी पूरी तरह तैयार थे कल सुबह की हाइस्ट को अंजाम देने के लिए।
अगले दिन जॉन वीआईपी मेंबर बन के बशीर की होटल की पार्टी को ज्वाइन करता है। इस होटल में जॉन के बाकी साथी यानी उसके सिबलिंग्स अलग अलग भेष बनाकर छिपे हुए थे। कैरोल इस होटल का कुक बना हुआ था। कैरोल बर्तन धोने के बहाने किचन के अंदर गया और किचन में जाकर अपने कपड़े बदल लिए। वहीं इस दौरान जॉन और मैक्स एक वीआईपी कमरे में ठहर कर सिक्योरिटी सर्वर को हैक करके सभी सीसीटीवी कैमरा से नजर रख रहे थे और इन्हीं कैमरास को देखकर जॉन अपने तीनों साथियों को कमांड कर रहा था। खैर, अब तक कैरोल वेंटिलेटर से गुजरते हुए लिफ्ट के पास वाले वॉशरूम में आ गया होता है। यहाँ पहुँचते ही कैरोल एमा को कांटेक्ट करता है और अब एमा उस लिफ्ट यानी एलिवेटर के पास जाकर वहाँ तैनात दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करके अपने पास बुलाती है। वहीं ये सब होते वक्त मैक्स ने कैमरा की फुटेज हैक करके फ्रीज कर दी थी ताकि एलिवेटर के पास एक्चुअल में क्या हो रहा है वो बस यही लोग देख सके। एमा जितनी देर सिक्योरिटी गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करके रखती है उतने में कैरोल एलिवेटर खोलकर उसके टनल में घुस जाता है। कैरोल के टनल में जाते ही एमा भी इन सिक्योरिटी गार्ड से बचकर अपने रास्ते निकल जाती है। इस तरफ कैरोल टनल के दोनों साइड पर वायर केबल को अटकाकर पूरी सावधानी के साथ लिफ्ट के ऊपर पहुंचता है और लिफ्ट में लगे वेंटिलेटर डक्ट को हटाकर आहिस्ता से लिफ्ट के अंदर चला जाता है। लेकिन अंदर जाते ही केबल वायर छोटी पड़ जाती है और इसी रीजन की वजह से कैरोल डुप्लीकेट चाबी को लिफ्ट के एक्सेस होल के एकदम नजदीक लाकर भी नहीं घुसा पाता। इसे देख कैरोल थोड़ा और पास पहुंचने के लिए केबल वायर को झटकाने की कोशिश करता है जिससे कैरोल एक्सेस होल के थोड़ा और नजदीक तो पहुंच जाता है, लेकिन वायर ज्यादा भार सहन नहीं कर पाती और एकदम से झटक जाती है। वायर के झटकते ही कैरोल के हाथ से डुप्लीकेट चाबी छूट गई और इस चाबी के जमीन में गिरते ही लिफ्ट के नीचे लगे सेंसर्स ऑन हो गए जिससे लिफ्ट का बजर बज उठा। इस बजर की आवाज को सुन लिफ्ट के बाहर वाले सिक्योरिटी गार्ड्स भी सतर्क हो जाती हैं और वॉल्ट यूनिट के गार्ड से कांटेक्ट करती हैं। वहीं इस दौरान कैरोल की टीम हिम्मत हार चुकी थी, लेकिन कैरोल अब भी डटा हुआ था। अब बजर की आवाज सुन वॉल्ट यूनिट वाला गार्ड लिफ्ट के अंदर जाकर देखता है तो लिफ्ट में कोई नहीं था। इसे देख गार्ड वॉकी टॉकी में कहता है शायद लिफ्ट के अंदर कोई ग्लिच हुआ होगा। वैसे भी अभी तक लिफ्ट में ना ही कोई आया है और ना ही कोई गया है। गार्ड के इतना कहते ही कैरोल जो तब से लिफ्ट के ऊपर छिपा हुआ था वो नीचे आकर गार्ड को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर डालता है और अब फाइनली कैरोल वॉल्ट के एकदम करीब आ चुका था। उसे सिर्फ मिरांडा के फिंगरप्रिंट्स डालने थे वॉल्ट को एक्सेस करने के लिए, लेकिन जब कैरोल मिरांडा का फिंगरप्रिंट डालता है तो ये फिंगरप्रिंट्स मिसमैच हो जाती हैं। इसे देख कैरोल यही बात अपने साथियों को सीसीटीवी कैमरा के थ्रू बताता है। मैक्स कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये एग्जैक्ट वही फिंगरप्रिंट है जो मुझे आमिर ने दिए थे। आमिर कहता है और मैंने मिरांडा के फिंगरप्रिंट को उसके कप से निकाला था जिसमें वो चाय पी रही थी। जॉन कहता है क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो? एक बार फिर अच्छे से याद करो, कहीं उस कमरे में सेम वैसा ही दिखने वाला कोई और कप तो नहीं था। जॉन के ऐसा कहते ही एमा को याद आता है कि जब वो मिरांडा के टेबल को खराब कर रही थी तो टेबल पर उसकी असिस्टेंट का भी कप था और शायद आमिर ने जिस कप से फिंगरप्रिंट निकलवाए थे जिसे वो अपने साथ लाया था वो असिस्टेंट का कप था। वहीं मिरांडा का असली कप टेबल से कुछ दूरी पर फिक गया था, यानी ये लोग गलती से मिरांडा की जगह उसकी असिस्टेंट का फिंगरप्रिंट ले आए हैं और बस इसी एक गलती की वजह से कैरोल वॉल्ट के बाहर ही फंस गया है। जॉन सोचने की कोशिश करता है कि वो इस सिचुएशन में क्या करे, तभी जॉन की नजर मिरांडा के शेड्यूल लिस्ट पर पड़ती है। इसके मुताबिक मिरांडा ने ठीक 9 बजे टैंगो डांस का प्रोग्राम रखा था। इसे देख जॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है। इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसे एमा और आमिर दोनों की जरूरत पड़ेगी। आगे प्लान के मुताबिक एमा अपनी अदाओं से प्रोफेशनल टैंगो डांसर ब्रूस को अपने साथ बिजी कर लेती है। इसके थोड़ी देर बाद हम ब्रूस के कपड़ों में आमिर को मिरांडा के साथ डांस करते हुए देखती हैं। डांस के वक्त आमिर के हाथ मिरांडा के फिंगरप्रिंट लग जाती हैं और फिंगरप्रिंट मिलते ही आमिर इसे एमा को दिखाकर स्कैन करवा लेता है। एमा इस फिंगरप्रिंट को अलग से एक्सट्रैक्ट करके इसे कैरोल के पास सेंड करती है। इस दौरान इन्होंने टैंगो डांसर ब्रूस को बंदी बना रखा था। दूसरी तरफ कैरोल के फोन पर जैसे ही फिंगरप्रिंट रिसीव होता है वैसे ही कैरोल डाटा केबल को लॉकर से कनेक्ट करके लॉकर को खोल डालता है। अब लॉकर के खुलने के बाद कैरोल को उसके अंदर रखे हुए वॉल्ट को खोलना था, लेकिन कैरोल के पास इस वॉल्ट को खोलने के लिए सिर्फ 5 मिनट का वक्त था क्योंकि 5 मिनट के बाद ही अंकल जाफिर की स्पीच खत्म हो जाएगी
और शायद स्पीच के बाद मिरांडा वॉल्ट चेक करने इधर पहुंच जाए, इसलिए इधर कैरोल वो सारे कॉम्बिनेशन कोड ट्राई करता है जो भी उसने उस वक्त ढूंढे थे, लेकिन उसमें से एक भी कोड काम नहीं करता। यानी कैरोल को लॉकर के वाइब्रेशन को समझकर एक नया कॉम्बिनेशन कोड डालना होगा। तभी आमिर जो स्पीच के खत्म होने की टाइमिंग चेक कर रहा था, वो देखता है कि मिरांडा स्पीच के वक्त यहाँ मौजूद ही नहीं थी। इसे सुन जॉन को धक्का लगता है और जब जॉन सीसीटीवी में चेक करता है तो उसे दिखता है कि मिरांडा वॉल्ट की ही तरफ जा रही थी ताकि वॉल्ट से रिंग निकालकर बशीर को पार्टी के दौरान गिफ्ट कर सके। ये जानकर कैरोल को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। आखिर ऐसे समय में इतनी दूर आकर वो लोग प्लान को पोस्टपोन भी नहीं कर सकते। तब जॉन कैरोल से कहता है, तुम टेंशन मत लो और इजी होकर सोचो कि कॉम्बिनेशन कोड क्या होगा। तो अब कैरोल अपने काम में वापस लग जाता है और वो इस तरह इमेजिन करता है कि पूरे वॉल्ट में वो सिर्फ अकेला है और शांति से वॉल्ट क्रैक करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, यहाँ कैरोल जिस मेथड को वॉल्ट खोलने के लिए यूज करता था उसे डायल मैनिपुलेशन मेथड कहते थे। इसे एक आदमी वॉल्ट के डायल को धीरे धीरे घुमाता है जिससे वॉल्ट के अंदर वाले छोटे छोटे डिस्क क्रैंक होने का साउंड करते हैं और हर गलत कॉम्बिनेशन को ट्राई करने से पहले इन डिस्क से एक ही जैसी क्रैंक की आवाज निकलती है। लेकिन जब कॉम्बिनेशन कोड सही डाला जाता है तो यही क्रैंक की आवाज थोड़ी हल्की हो जाती है और पूरा लॉकर अंदर से खुल जाता है। यहाँ कैरोल इस मेथड का यूज करके लॉकर का कॉम्बिनेशन तो खोल लेता है, लेकिन उतने में वहाँ मिरांडा पहुंच जाती है। पर मिरांडा के आने तक कैरोल हवा की तरह पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। खैर, मिरांडा इस सब से अनजान होकर वॉल्ट में से अंगूठी वाला बॉक्स निकालकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन इस दौरान मिरांडा ये देखना ही भूल गई थी कि जो आदमी लिफ्ट के सामने गार्ड बनकर खड़ा था वही कैरोल था और कैरोल के हाथ में बशीर की अंगूठी लग चुकी थी। दूसरी तरफ पार्टी में वो मौका आ गया था जब बशीर को मिरांडा उसके फादर की रिंग पहनाने वाली थी, लेकिन मिरांडा ऐसा नहीं करती और बशीर को कोने में ले जाकर बताती है कि उसकी रिंग चोरी हो चुकी है। इसे देख बशीर का ईगो हर्ट हो जाता है क्योंकि अगर रिंग नहीं मिली तो अंडरवर्ल्ड में उसकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, उससे कोई नहीं डरेगा। इसलिए बशीर वॉल्ट यूनिट के सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मिलकर कैरोल को ढूंढने लगता है। वहीं कैरोल अब भी इसी होटल के अंदर गार्ड की ड्रेस में था और कैरोल के अलावा उसके दोनों भाई जॉन और मैक्स भी होटल में छिपते हुए लिफ्ट की तरफ ही जा रहे थे ताकि यहाँ लॉकडाउन होने से पहले निकल सके। यहाँ किसी तरह लिफ्ट के पास पहुंचकर जॉन मैक्स को चलती हुई लिफ्ट में छोड़कर खुद कहीं नहीं जाता क्योंकि उसे कैरोल को भी बचाना था। तभी एक गार्ड इन्हें नीचे जाते देख रोकने की कोशिश करता है क्योंकि बशीर का ऑर्डर था कि सभी अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, लेकिन जॉन उस गार्ड की बात बगैर सुने उसे मारकर वहीं बेहोश कर देता है ताकि सिक्योरिटी वाले कैरोल की जगह उसे चोर समझकर उसके पीछे पड़ जाएं। और होता भी ऐसा ही है। सारे सिक्योरिटी वाले जॉन का पीछा करने भागते हैं और एक काफी लंबी चेज के बाद जॉन इन लोगों को खुद को सरेंडर कर देता है। तभी अचानक पीछे से कैरोल, जो खुद सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में था, वो बाकी गार्ड्स पर हमला करता है और अब ये दोनों भाई मिलकर उन सभी सिक्योरिटी गार्ड का बुरा हाल कर देती हैं। इसके बाद जॉन को उसके बाकी 3 साथियों का मैसेज आता है कि क्या वो उन दोनों को रिसीव करने वहाँ आए। जॉन कहता है, तुम लोगों का यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है, तुम दोनों जाओ, मैं और कैरोल एक साथ आएंगे। आगे कैरोल और जॉन वहाँ से निकलकर एक गली की तरफ पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पहुँचते ही कैरोल धोखे से जॉन को ताला लगा देता है। जॉन कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? कैरोल कहता है, आगे का काम मैं खुद संभाल लूंगा। जॉन कहता है, तुम फिर से वही बेवकूफी कर रहे हो। याद है जब तुमने और पापा ने आखिरी बार अकेले काम करने की कोशिश की थी तो क्या हुआ था? जॉन के ऐसा कहते ही हमें यहाँ वो रीजन पता चलता है जिसकी वजह से कैरोल 10 साल पहले जेल गया था। असल में कैरोल के फादर फैंग कैरोल के साथ एक ट्रक को लूटने गए थे क्योंकि उन्हें ऐसा बताया गया था कि इस ट्रक में लाखों का सामान है। लेकिन जब कैरोल ने ट्रक को लूटते वक्त उसके अंदर के सामान को चेक किया तो उसके अंदर कोकीन पाउडर भरे हुए थे। इसे देख कैरोल फैंग के पास जाकर बताता है, डैड, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, इस ट्रक में वो सामान नहीं है जिसे हम ढूंढने आए थे। तभी इन पर एक आदमी गन से हमला कर देता है और वहाँ एकदम से पुलिस आ जाती है। इस दौरान ये दोनों किसी तरह बचकर जंगल की तरफ निकल गए थे। यहाँ आकर फैंग कैरोल से कहता है, पुलिस हमारी तलाश कर रही है, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसा कहकर फैंग ने कैरोल को धक्का देकर खुद से दूर हटा दिया, जिसके थोड़ी देर बाद कैरोल
को दूर कहीं से गन शॉट की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब कैरोल के फादर पुलिस से झगड़ते वक्त एनकाउंटर में मारे गए। इतना दिखाकर मूवी प्रेजेंट में आती है और कैरोल जॉन से कहता है, उस दिन अपने डैड की बात सुनने के कारण मैंने उन्हें खो दिया और तभी से मैंने फैसला किया कि मैं किसी और के अंडर काम नहीं करूंगा। जॉन कहता है, अगर तुम अकेले रिंग लेकर डेविड के हवाले करने जाओगे तो वो रिंग हथियाकर तुम्हें वहीं मार डालेगा। कैरोल कहता है, कम से कम इस वजह से तुम सभी सलामत तो रहोगे। ऐसा कहकर कैरोल वहां से भाग जाता है और जॉन अपनी टीम के पास अकेला पहुंचकर उन्हें बताता है कि कैरोल ने उन्हें आखिरी वक्त में धोखा दे दिया और डेविड के पास सौदा करने चला गया है। दूसरी तरफ कैरोल को पता चलता है कि उनसे रिंग की चोरी डेविड ने बशीर के अंकल जाफिर के कहने पर करवाई थी, यानी जाफिर ही इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड था। कैरोल जाफिर से रिंग को चुराने के बदले उसके गोल्ड बार्स मांगता है। तब जाफिर कहता है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कैरोल कहता है, भूलिए मत, अब भी वो अंगूठी कहाँ है उसका पता सिर्फ मैं ही जानता हूँ। जाफिर कहता है, अब उस अंगूठी की कोई कीमत नहीं, चाहे वो जहाँ भी हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, बस इतना सुनते ही तुम्हारा चेहरा बिल्कुल तुम्हारे फादर की तरह हो गया। उसने भी एक बार मेरे अंडर ही काम किया था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस वक्त मिस्टर फैंग के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और ऐसे वक्त पर जाफिर ने उन्हें ड्रग से भरे ट्रक को लूटने का काम सौंपा और गन भी दी। असल में ये ड्रग से भरे ट्रक जाफिर के ही भांजे बशीर का था। जब बशीर ने फैंग को उसका ट्रक लूटते देखा तो गोली चलाई और उसी वक्त वहाँ पुलिस आ गई। पुलिस को इधर जाफिर ने ही बुलवाया था। जाफिर का प्लान था कि वो बशीर को जेल भिजवा कर खुद अंडरवर्ल्ड का बादशाह बन जाएगा, लेकिन जाफिर के भाई मुस्तफा ने ऐसा होने नहीं दिया और मुस्तफा के मरने तक बशीर की भी जेल की सजा पूरी हो गई थी, जिस कारण जाफिर को कभी मौका ही नहीं मिला अंडरवर्ल्ड का डॉन बनने का। इतना बताने के बाद जाफिर कहता है, तुम्हारे डैड ने भी फालतू में ही अपनी कुर्बानी दे दी और अब तुम और तुम्हारे सिबलिंग्स के साथ भी ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर ये लोग कैरोल को एक लाइव वीडियो फुटेज दिखाती हैं, जिसमें जाफिर के बस एक ऑर्डर देने पर डेविड और उसके साथ ही कैरोल के सभी सिबलिंग्स को उसकी आंखों के सामने शूट करके मार डालती हैं। इसे देख कैरोल बहुत चिल्लाता है। जाफिर कहता है, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत जल्द हम तुम्हें भी उनके पास भेजने वाले हैं। ऐसा कहते ही जाफिर का आदमी कैरोल को मारने के लिए उस पर गन तान लेता है, लेकिन कैरोल की जगह जाफिर के ही आदमी को कोई पीछे से शूट कर देता है और यहाँ हम देखते हैं कि ये आदमी बशीर था। बशीर को पता नहीं कहां से, लेकिन अपने अंकल की सारी सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए बशीर के कहने पर उसके आदमी जाफिर के आदमियों को मारने लगते हैं। यहाँ बचने के लिए जाफिर दूसरी जगह जाकर छिप जाता है और यहाँ जाफिर को पता चलता है कि कैरोल के सभी भाई बहन बिल्कुल जिंदा थे। इसे देखकर जाफिर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तब जॉन बताता है, हमने तुम्हारे साथ डबल गेम खेला। जब तुमने डेविड को हमें मारने का ऑर्डर दिया था और डेविड हमें मारने जा रहा था, तभी मेरे एक पुराने दोस्त गैंग और उसके साथियों ने डेविड को बेहोश करके उनकी जगह ले ली और असली गन की जगह नकली पपेट गन्स लेकर हम दोनों पर फायर किया। इस दौरान हम सभी मरने की एक्टिंग कर रहे थे। इतना ही नहीं, जब जॉन को पूरी सिक्योरिटी ढूंढ रही थी, तब जॉन ने खुद बशीर के कमरे में जाकर सब कन्फेस कर दिया था और उसे ये भी बताया था कि ये सारी साजिश उसके खुद के अंकल की है। 10 साल पहले तुम्हारे उसी अंकल ने तुम्हें ड्रग वाले ट्रक के साथ पकड़वाया था। तो इसे सुन बशीर को बहुत गुस्सा आता है। प्रेजेंट में बशीर वहां आकर अपनी खानदानी अंगूठी पहनकर कहता है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप वो गद्दार निकलेंगे। बशीर के अंकल कहते हैं, बस मुझे आखिरी चांस दो। इतना कहते ही हम बाहर गन शॉट की आवाज सुनते हैं, यानी बशीर ने अपने अंकल को मार डाला। आगे कैरोल जॉन के साथ अकेला था और यहाँ जॉन कैरोल से कन्फेस करता है कि जिस रात उसके फादर और वो पुलिस से बचकर भाग रही थी, तब जॉन भी उनका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच गया था। यहाँ पीछा करके जॉन ने देखा कि उसके फादर की लाश पुलिस वाले अपने साथ ले जा रहे थे और कैरोल किसी कोने में छिपा हुआ था। इसे देख जॉन कैरोल के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पुलिस को झाड़ियों की हिलने की आवाज आ जाती है और पुलिस वहाँ कैरोल को भी ढूंढकर उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले चलती है। यानी उस दिन कैरोल अपने भाई जॉन की वजह से फंसा था। अगर जॉन वहाँ नहीं होता तो कैरोल के फादर का सैक्रिफाइस और उसकी जिंदगी के पिछले 10 साल इस तरह वेस्ट नहीं होते। जॉन इस चीज के लिए कैरोल से बहुत माफी मांगता है। तब कैरोल उसे माफ कर देता है।
तभी उनकी लोकेशन में एक गाड़ी आकर रुकती है। इस गाड़ी से जॉन का दोस्त कैंग बाहर निकलता है। दरअसल कैंग इधर इन्हें वो बॉक्स लौटाने आया था जिसके अंदर उनके एक साथ चुराए हुए 10 साल पुराने गोल्ड बार्स थे। इन्हें अपने पास वापस देखकर इन सभी को बहुत खुशी होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।